पुराने ज़माने की बात है। एक राजा था। उसके 7 लड़के थे। 6 का विवाह हो गया था, 7वां भी कुंवारा था। एक दिन वह महल में बैठा था कि उसे बड़ी जोर की प्यास लगी। उसने इधर-उधर देखा तो उसके सामने से उसकी छोटी भाभी जाती दिखाई दी। उसने भाभी से कहा, भाभी मुझे 1 गिलास पानी दे दो। महल में इतने नौकर-चाकर होते हुए भी सबसे छोटे राजकुमार की यह हिम्मत कैसे हुई? भाभी मन ही मन खींच उठी। उन्होंने व्यंग भरे स्वर में कहा, तुम्हारा इतना ऊंचा दिमाग है तो जाओ रानी पद्मिनी को लेकर आओ। राजकुमार ने यह सुना तो उसका पारा एकदम ऊपर चढ़ गया और बोला, जब तक मैं रानी पद्मिनी को नहीं ले आऊंगा इस घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। बात बहुत छोटी थी लेकिन उसने उग्र रूप धारण कर लिया। रानी पद्मिनी काले कोसों दूर रहती थी। वहां पहुंचना आसान नहीं था। रास्ता बड़ा दुभर था। जंगल, पहाड़, नदी, नाले, समुद्र और ना जाने क्या क्या रास्ते में पड़ते थे। किंतु राजकुमार तो संकल्प ले चुका था और वह पत्थर लकीर के समान था। उसने तत्काल वजीर के लड़के को बुलाया और उसे सारी बात बता दी। 2 घोड़े तैयार करवाने को कहा। वजीर के लड़के ने उसे बार बार समझाया कि रानी पद्मिनी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, पर राजकुमार अपनी हट से अड़ा रहा। उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना रानी पद्मिनी के मैं इस महल में पैर नहीं रखूंगा। 2 घोड़े तैयार किए गए। रास्ते में खाने पीने के लिए सामान की व्यवस्था की गई और राजकुमार तथा वजीर का लड़का रानी पद्मिनी की खोज में निकल पड़े। उन्होंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि रानी पद्मिनी सिंघल द्वीप में रहती है, जहां पहुंचने के लिए सागर पार करना होता है। फिर रानी का महल चारों ओर से राक्षसों से घिरा है। उसकी किलेबंदी को तोड़कर महल में प्रवेश करना असंभव है। वजीर के लड़के ने राजकुमार को एक बार फिर समझाया कि वह अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे, अपनी जान को जोखिम में न डाले। किंतु राजकुमार ने तो कहा, तीर एक बार तरकस से छूट जाता है तो वह वापस नहीं आता। मैं तो अपने वचन को पूरा करके ही रहूंगा। वजीर का लड़का चुप हो गया और दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गए। दोपहर को उन्होंने एक अमराई में डेरा डाला, खाया पिया, थोड़ा आराम किया, उसके बाद आगे बढ़ गए। चलते चलते दिन ढलने लगा। गोधूली की बेला आ गई। उसी समय उन्हें सामने एक बहुत बड़ा बाग दिखाई दिया। राजकुमार ने कहा, आज की रात इस बाग में बिताकर कल तड़के ही आगे चल पड़ेंगे। बाग का फाटक खुला हुआ था। वहां कोई चौकीदार या रक्षक नहीं था। वजीर के लड़के ने उधर निगाह डालकर कहा, मुझे तो यहाँ कोई खतरा दिखाई देता है। हम लोग यहाँ ना रुककर आगे चलेंगे और कहीं रुकेंगे। राजकुमार हंस पड़ा और बोला, बड़े डरपोक हो तुम। यहाँ क्या खतरा हो सकता है? देखते नहीं कितना हरा भरा बाग है। वजीर के लड़के ने कहा, आप मानो या मत मानो, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ कोई भेद छिपा है। राजकुमार ने उसकी एक बात ना सुनी और अपने घोड़े को फाटक के अंदर बढ़ा दिया। बेचारा वजीर का लड़का उसके पीछे पीछे बाग में घुस गया। जो ही वे अंदर पहुंचे, बाग का फाटक अपने आप बंद हो गया। राजकुमार और वजीर के लड़के को काटो तो खून नहीं। यह क्या हो गया? वजीर के लड़के ने राजकुमार से कहा, देखो मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं है, पर आप नहीं माने। उसका नतीजा देख लिया। राजकुमार ने कहा, यह सब छोड़ो, अब यह सोचो कि हम क्या करें। वजीर का लड़का बोला, अब तो एक ही रास्ता है कि हम घोड़ों को यहीं पेड़ से बांध दें और किसी घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाएं। देखें आगे क्या होता है। दोनों ने यही किया। घोड़े बांधकर वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और चुपचाप बैठ गए। अंधकार फैल गया, सन्नाटा छाया हुआ था। राजकुमार को नींद आने लगी। तभी उन्होंने देखा कि हवा में उड़ता हुआ कोई चला आ रहा है। दोनों कांप उठे। हवा का वेग रुकते ही वह आकृति नीचे उतरी। उसकी शक्ल देखते ही दोनों को लगा कि वे पेड़ से नीचे गिर पड़ेंगे। वह एक परी थी। उसके नीचे खड़े होकर अपने इर्द गिर्द देखा। तभी इधर उधर से परियां आ गईं। उनके हाथों में पानी से भरे बर्तन थे। उन्होंने वहाँ छिड़काव किया। वह पानी नहीं, गुलाब जल था। उसकी खुशबू से सारा बाग महक उठा। अब तो वो उन दोनों की नींद उड़ गई और वे आंखें गड़ाकर देखने लगी कि आगे क्या करती हैं। हवा में उड़ती एक परी आ रही थी। उसी समय कुछ परियां और आ गईं।
उनके हाथों में कीमती कालीन थे। देखते देखते उन्होंने वे कालीन बिछा दिए। फिर जाने क्या किया कि वह एक सारा मैदान रोशनी से भर उठा। अब तो उन दोनों के प्राण मुंह में आ गए। उस रोशनी में कोई उन्हें देख सकता था। तभी आसमान से कुछ परियां एक रत्न जड़ित सिंहासन लेकर उतरीं। उन्होंने उस सिंहासन को एक बहुत ही कीमती कालीन पर रख दिया। सारी परियां मिलकर एक पंक्ति में खड़ी हो गईं। राजकुमार ने अपनी आंखें मलीं। कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा था। वजीर का लड़का बार बार अपने को धिक्कार रहा था कि उसने राजकुमार की बात क्यों मानी। पर अब क्या हो सकता था। आसमान में गड़गड़ाहट हुई। दोनों ने ऊपर को देखा। एक उड़न खटोला आ रहा था। यह क्या, राजकुमार फुसफुसाया। वजीर के लड़के ने अपने होठों पर उंगली रखकर चुप बैठने का संकेत दिया। उड़न खटोला धीरे धीरे नीचे उतरा। उसमें से सजी धजी एक परी बाहर निकली। वह उन परियों की मुखिया थी। सारी परियों ने मिलकर उसका अभिवादन किया। तब एक परी ने आगे बढ़कर उसके सामने खड़े हो गई और मुखिया ने शालीनता से कहा, जाओ उसको लेकर आओ। जो आज्ञा, कहकर परी वहां से आगे चल पड़ी और उसी ओर आने लगी जहां पेड़ पर राजकुमार और वजीर का लड़का बैठा था। दोनों की जान सूख गई। वे अपने भाग्य में क्या लिखाकर लाए थे कि ऐसे संकट में फंस गए। उसी पेड़ के नीचे आई परी और राजकुमार की ओर इशारा करके कहा, नीचे उतरो, हमारी राजकुमारी ने तुम्हें याद किया है। राजकुमार हिचकिचाया। उसकी हिचकिचाहट देखकर परी ने कहा, जल्दी उतर आओ, हमारी राजकुमारी आपकी राह देख रही हैं। कोई चारा नहीं था। राजकुमार नीचे उतरा और परी के साथ हो लिया। दोनों राजकुमारी के पास पहुंचे। राजकुमारी ने सरक कर सिंहासन पर जगह कर दी और कहा, आओ बैठ जाओ यहाँ। राजकुमार ने उसकी बात सुनी पर बैठने की हिम्मत ना हुई। राजकुमारी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, तुम कौन हो? राजकुमार ने धीरे से कहा, मैं राजगढ़ का राजकुमार हूँ। तो तुम राजकुमार हो? राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा। राजकुमार चुपचाप खड़ा रहा। राजकुमारी ने कहा, देखो यहाँ से कोसों दूर हमारा राज्य है। मैं वहाँ की राजकुमारी हूँ। बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि कोई राजकुमार यहाँ आए और आज तुम आ गए। इतना कहकर राजकुमारी राजकुमार की ओर एकटक देखने लगी और बड़े मधुर शब्दों में बोली, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमार पर तो मानो बिजली गिर गई। उसने कहा, यह नहीं हो सकता। राजकुमारी बोली कि क्यों? राजकुमार ने कहा, इसीलिए कि मैं रानी पद्मिनी की तलाश में निकला हूँ और मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वह नहीं मिल जाएगी मैं अपने महल का अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। राजकुमारी ने बड़े भाव से उत्तर दिया, ओ तो ये बात है। मैं नहीं चाहूँगी कि तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ो। प्रतिज्ञा बड़ी पवित्र होती है, इसे तोड़ना नहीं चाहिए। तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगी, पर एक शर्त है। राजकुमार ने कहा, क्या शर्त है? राजकुमारी बोली, पद्मिनी को लेकर तुम यहाँ आओगे और मेरे साथ शादी करके अपने राज्य को जाओगे। राजकुमार बोला, इससे मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? राजकुमारी थोड़ी देर मौन रही, फिर बोली, तुम सिंहल द्वीप पर पहुँचोगे कैसे? राजकुमार बोला, क्यों, वहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत है? राजकुमारी हंसने लगी और हंसते हंसते कहा, तुम बड़े भोले हो। अरे वहाँ पहुँचना हंसी खेल नहीं है। रास्ते में एक जादू की नगरी पड़ती है। उस द्वीप का रास्ता वहीं से होकर गुजरता है। तुम्हें कोई भी अपने जादू में फंसा लेगा। राजकुमार हैरान होकर बोला, तब क्या करेंगे? राजकुमारी बोली, तुम उसकी चिंता मत करो। यह लो, मैं तुम्हें एक अंगूठी देती हूँ। तुम जब तक इस अंगूठी को पहने रहोगे तुम पर किसी का जादू नहीं चलेगा। इतना कहकर राजकुमारी ने एक अंगूठी उसकी ओर बढ़ा दी। राजकुमारी, मैं यह तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, राजकुमार ने कहा। राजकुमारी बोली, इसमें एहसान की क्या बात है? इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। तुम्हारी यात्रा सफल हो और तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो। राजकुमार ने उसका आभार मानते हुए सिर झुका दिया। रात बीतने वाली थी। राजकुमारी उठी और अपने उड़न खटोले पर बैठकर चली गई। परियों ने सारा सामान समेटा और वो भी अपनी दिशा में प्रस्थान कर गईं। राजकुमार लौटकर वापस वजीर के लड़के के पास आ गया और उससे बोला, देखो कभी कभी बुराई में भी भलाई निकल आती है। फिर दोनों ने अपने घोड़े तैयार किए
और उन पर सवार होकर चल पड़े। जैसे ही फाटक के पास आए वह खुल गया, दोनों बाहर आ गए। राजकुमार ने चलते चलते कहा, यह तो पहला पड़ाव था, अभी तो जाने कितने सारे पड़ाव और आएंगे। वजीर का लड़का गंभीर होकर बोला, यहाँ से तो हम राजी खुशी निकल आए, पर आगे हमें होशियार रहना चाहिए। वो लोग जादुई बाग से कुछ ही दूर रह गए होंगे कि आसमान में काले बादल घिर आए, खूब जोर की वर्षा होने लगी। वे एक घर में रुक गए, दोनों रात भर जगे थे। राजकुमार लेट गया और गहरी नींद में सो गया, लेकिन वजीर के लड़के को नींद न आई। वह बैठा रहा और अचानक देखता है कि बगल के कमरे से एक काला नाग आया। यह उसी का घर था। अपने घर में उन अजनबी आदमियों को देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो गया। वह बड़े जोर से फुंकार मारकर राजकुमार की ओर बढ़ा। राजकुमार तो बेखबर सो रहा था। वजीर के लड़के ने म्यान से तलवार निकालकर सांप पर वार किया और उसके 2 टुकड़े कर डाले, फिर तलवार से उसे एक कोने में पटक दिया। बाहर अभी भी पानी बरस रहा था। वजीर का लड़का उठकर घर के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाहर का नज़ारा देखता रहा। सोचने लगा कि बैठे बिठाए राजकुमार ने यह क्या मुसीबत मोल ले ली। अच्छा होगा कि अब भी उसका मन बदल जाए और हम वापस लौट जाएं। पर वह राजकुमार को जानता था, वह बड़ा हठी था। जो सोच लेता उसे पूरा करके ही रहता, और न जाने क्या क्या विचार उसके दिमाग में चक्कर लगाते रहते। पानी थम चुका था। उसने राजकुमार को जगाया। राजकुमार उठकर बैठा और बोला, बड़े जोर की नींद आई, अगर तुम जगाते नहीं तो मैं घंटों सोता रहता। तभी उसकी निगाह एक और पड़े नाग पर गई। वह चौंक कर खड़ा हो गया और विस्मित आवाज में बोला, यह क्या? वजीर के लड़के ने सारा हाल सुनाते हुए कहा, वह तो अच्छा हुआ कि मुझे नींद नहीं आई। अगर सो गया होता तो यह नाग हम दोनों को डस लेता और हमारा सफ़र यहीं ख़त्म हो जाता। राजकुमार वजीर के लड़के के मुंह से सारी दास्तान सुनकर बोला, मित्र जिसे भगवान बचाता है उसे कोई नहीं मार सकता। यह भी याद रखो, हम लोग एक बड़े काम के लिए निकले हैं। जब तक वह पूरा नहीं हो जाएगा हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। वजीर के लड़के ने इसको कोई जवाब नहीं दिया। दोनों ने सामान संभाला, घोड़े पर जीन कसी और आगे बढ़ चले। चलते चलते एक तालाब आया। सूरज सिर पर आ गया था। आसमान एकदम साफ था। वहाँ वे रुक गए और भोजन किया। थोड़ी देर विश्राम किया, फिर आगे चल दिए। आगे एक घना जंगल था, इतना घना कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। उसमें जंगली जानवर निडर होकर घूमते थे, डाकू छिपे रहते। वहाँ से निकलना हंसी खेल नहीं था। जब उन्हें यह जानकारी मिली तो वजीर के लड़के का दिल दहल उठा। उसने राजकुमार की तरफ देखा, पर राजकुमार तो जान हथेली पर लेकर निकला था। उसने कहा, अगर हम इन छोटी छोटी बातों से घबरा जाएंगे तो हम कैसे काम चलेगा। दोनों जंगल में घुस गए। जैसे बताया था वैसे ही जंगल पाया। अंधियारी रात थी, अंधेरा फैला हुआ था। आगे आगे राजकुमार, पीछे वजीर का लड़का। जानवरों की नाना प्रकार की आवाज़ें आ रही थीं। वे दोनों बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। अचानक उन्हें 2 चमकती आंखें दिखाई दी। राजकुमार ने अपने घोड़े को रोक लिया। खड़े होकर देखा तो सामने एक बाघ खड़ा था। क्षण भर में उन दोनों का खात्मा हो जाने वाला था, पर मौत सामने आ जाती तो कायर भी शूर बन जाता है। वजीर के लड़के ने आव देखा न ताव, घोड़े से कूदा और तलवार से उस पर बड़े जोर से वार किया। राजकुमार ने भी भाले से उस पर वार किया। बाघ वहीं ढेर हो गया। अब तो दोनों और भी चौकन्ना हो गए। बहुत से जानवर उनके पास से गुजरे, पर वे उतने खूंखार नहीं थे। उस जंगल में रात और दिन एक जैसे थे। उजाले का कहीं कोई नाम नहीं था। उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। उनके हौसले के सामने जंगल ने हार मान ली। जंगल समाप्त हुआ, खुला मैदान आ गया। दिन ढल गया था। मारे थकान के दोनों पस्त हो रहे थे। वजीर के लड़के ने कहा, अब हम यदि यहीं कहीं कोई अच्छी सी जगह देखकर ठहर जाएं। हम लोगों को ताकत जवाब दे रही है और हमारे घोड़े भी पसीने से तरबतर हो रहे हैं। राजकुमार ने उसके प्रस्ताव को मान लिया। कुछ कदम आगे बढ़ने पर पेड़ों के झुरमुट में उन्होंने डेरा डाल दिया। पास में कुआं था, उससे पानी लेकर स्नान किया, ताज़ा होकर खाना खाया। वजीर के लड़के ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ,
आज की रात खूब सोऊंगा, आप पहरा देना। राजकुमार बोला ठीक है। दोनों अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए, पर थके होने के कारण वजीर के लड़के की आंख नहीं लगी। वह चुपचाप बिस्तर पर पड़ा रहा। राजकुमार थोड़ी देर चौकीदारी करके जैसे ही बिस्तर पर लेटा कि उसे नींद आ गई और वह सो गया। वजीर के लड़के ने देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया, पर वह क्या कर सकता था। राजकुमार राजा का बेटा था और वह चाकर था। राजकुमार की रक्षा करना उसका कर्तव्य था, इसीलिए वह उसके साथ आया था। जैसे तैसे सवेरा हुआ। वजीर के लड़के ने राजकुमार को जगाया। आंखें मलते हुए राजकुमार उठा और दिन के उजाले को देखकर कहा, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जागता रहूं, पर मैं थक गया था और ना चाहते हुए भी मेरी पलकें भारी हो गईं। अब न जाने मुझे कब नींद आ गई। वजीर के लड़के को उस पर अब क्रोध नहीं, दया आई और उसने कहा, कोई बात नहीं। फिर राजकुमार का दिल रखने के लिए मुस्कुराकर कहा, ईश्वर को धन्यवाद दो कि कोई घटना नहीं हुई। अनजानी जगह का आखिर क्या भरोसा, कब क्या हो जाए। फिर वो तैयार होकर आगे बढ़ चले। चलते चलते काफी समय हो गया था। आगे उन्हें एक नगर दिखाई दिया। उस नगर को देखकर वजीर का लड़के का माथा ठनका। राजकुमार तो भूल गया था, पर उसे याद था, परियों की राजकुमारी ने कहा था कि रास्ते में एक जादू की नगरी पड़ेगी। हो ना हो यह वही नगरी है। उसने राजकुमार से कहा, हम इस नगरी के किनारे के रास्ते से चलेंगे, बस्ती में न जाएं। राजकुमार ने तुनक कर कहा, इतने दिनों से हम जंगलों और मैदानों में घूम रहे हैं, जैसे तैसे तो एक नगर आया है और तुम कहते हो इससे बचकर निकलें। नहीं, यह नहीं होगा। राजकुमार की इच्छा के आगे वजीर का लड़का झुक गया और दोनों ने नगर में प्रवेश किया। नगर की बनावट और साज सजावट देखकर मुग्ध हो गया और बोला, वाह, ऐसी नगरी तो देखने के आनंद से तुम मुझे वंचित करना चाहते थे। ऐसे घर, ऐसे महल, ऐसे बाग बगीचे कहाँ देखने को मिलते हैं। अपने अपने घोड़ों पर सवार दोनों नगर के भीतर चलते गए। अकस्मात भांति भांति के फूलों और लता से सजे एक बगीचे को देखकर राजकुमार अपने घोड़े से उतर पड़ा और बगीचे की शोभा निहारने लगा। तभी सामने के घर से एक बुढ़िया दौड़ी आई और राजकुमार से लिपटकर फुट फुट कर रोने लगी। बुढ़िया का रोना रुका तो वह बोली, मेरे बेटे, तुम कहाँ चले गए थे। राजकुमार भौचक्का सा रह गया, यह क्या माजरा है। उसने बुढ़िया को अपनी बाहों से अपने को छुड़ाने की कोशिश की, पर बुढ़िया इतना जोर से जकड़ रखा था कि वह अपने को छुड़ा नहीं पाया। राजकुमार को उस पर दया आ गई और बोला, तुम क्या चाहती हो। सिसकते हुए बुढ़िया बोली, थोड़ी सी देर मेरे घर में भीतर चलो। इतना कहकर उसने राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। अपना पीछा छुड़ाने के लिए राजकुमार उसके घर जाने को तैयार हो गए। वजीर के बेटे ने मना किया, पर वह नहीं माना। उसने वजीर के लड़के से कहा, तुम यहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह बुढ़िया के साथ चल दिया। सामने के घर का दरवाजा खुला था। जो ही वे अंदर घुसे कि दरवाजा बंद हो गया। वजीर के लड़के ने दरवाजे पर जाकर उसे खटखटाया, पर कोई नहीं बोला। उसने मन ही मन कहा, यह एक और नई मुसीबत सर आ गई, पर अब क्या कर सकता हूँ। उसने बार बार दरवाजा खटखटाया, राजकुमार को पुकारा, लेकिन कोई नहीं बोला। हारकर वह अपनी जगह पर बैठ गया और राजकुमार के आने की प्रतीक्षा करने लगा। घंटों बीत गए, न दरवाजा खुला न राजकुमार आया। घर के भीतर जो हुआ वजीर का लड़का उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। बुढ़िया जादूगरनी थी। उसने देख लिया कि राजकुमार की उंगली में एक ऐसी अंगूठी है जिस पर जादू का प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए उसने जैसे ही राजकुमार का हाथ पकड़ा, अंगूठी उतार ली। अब राजकुमार उसके वश में था। उसने घर के भीतर जाकर राजकुमार को मक्खी बना दिया और मक्खी सामने की दीवार पर जाकर बैठ गई। बुढ़िया ने जादू के जोर पर अपना यह रूप बना लिया था। असल में वह अपने असली रूप में आ गई और राजकुमार को भी मक्खी से उसने अपने असली रूप में ले आई। हंसते हुए बोली, बहुत दिनों बाद तुम जैसा आदमी मिला है। राजकुमार हैरान रह गया। कहाँ गई वह बुढ़िया जो मुझे यहाँ लाई थी। उसकी जगह यह सुंदरी कहाँ से आ गई। विस्मय से राजकुमार कभी उस युवती को देखता, कभी घर पर इधर उधर निगाह डालता, पर उसकी समझ में कुछ ना आता। राजकुमार की यह हालत देखकर राजकुमारी वह जोर से हंस पड़ी और बोली, घबराते क्यों हो, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं करूँगी, आओ मेरे साथ चौपड़ खेलो।
राजकुमार ने दुखी होकर कहा, मैं यहाँ रुक नहीं सकता। युवती ने कहा, क्यों? राजकुमार ने सारी बात बता दी और बोला, मुझे जल्दी से जल्दी सिंहल द्वीप पहुंचकर रानी पद्मिनी से मिलना है। ठीक है। युवती ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा, पर तुम वहां पहुंचोगे कैसे? राजकुमार रानी पद्मिनी के चारों ओर की नाकेबंदी की बात को सुन चुका था, फिर भी उसने अनजान मन कहा, क्यों? युवती बोली, तुम तो द्वीप पहुंच ही नहीं पाओगे। अगर किसी तरह पहुंच भी गए तो रानी पद्मिनी से नहीं मिल सकते। राजकुमार ने कहा, मुझे हर हाल में अपनी इच्छा पूरी करनी है। यदि मेरे प्रण पूरा नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। युवती करुणा से भर गई, नहीं, इसकी नौबत नहीं आएगी। मैं तुम्हें एक काला और सफ़ेद बाल देती हूँ। काले बाल को जलाओगे तो पिशाचों की फौज आ जाएगी और सफ़ेद बाल को जलाओगे तो देवों की फौज आ जाएगी। वे तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे, जो कहोगे वही करेंगे। राजकुमार के खोए प्राण वापस आए। उसने उस युवती का आभार मानना चाहा, पर उसने मुंह में शब्द नहीं निकले, वह चुप रहा। युवती बोली, मेरी एक शर्त माननी होगी। वह क्या? राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा। युवती ने गंभीर होकर कहा, तुम पद्मिनी को लेकर जब लौटोगे तो मुझे भी साथ ले चलोगे। तुम्हारी यह शर्त मुझे मंजूर है, राजकुमार ने सहज होते हुए कहा। युवती बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर कितनी आग धधक रही है, पर आज मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। इसी बीच में रोककर राजकुमार ने कहा, मेरा मित्र बाहर बहुत बेचैन हो रहा होगा, अब मुझे जाने दो। युवती बड़ी शरारती भरी आवाज में बोली, मुझे भी साथ ले चलो। मैं तुम्हें इस घर में और अधिक दिन नहीं रहूंगी। बस आज की रात, सिर्फ आज की रात तुम मेरे साथ चौपड़ खेल लो। राजकुमार राजी हो गया। रात भर उसके साथ चौपड़ खेलता रहा। उसने युवती को बार बार हराया, पर हार कर युवती व्यथित नहीं हुई। उसे पता चला कि राजकुमार की बुद्धि कितनी प्रखर है। सवेरा होने पर पहले युवती उसे एक डिब्बी में 2 बाल दिए और उसकी अंगूठी लौटा दी और बोली, जाओ, रास्ता कठिन जरूर है पर सफलता मिलेगी। उसने बड़े प्यार से राजकुमार को विदा किया और उसके आने के बाद दरवाज़ा खोल दिया। उस रात वजीर के लड़के की जो हालत हो गई थी उसे वही जानता है। उसे लगा कि अब राजकुमार अंदर ही फंसा रहेगा, बाहर नहीं आएगा, पर सहसा दरवाज़ा खुला और राजकुमार बाहर आता दिखाई पड़ा तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। उसका जी भर आया। वह दौड़कर राजकुमार से लिपट गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। राजकुमार ने उसे ढांढस बंधाया और बोला, मित्र, घबराने की जरूरत नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसके बाद उसने जादूगरनी की पूरी कहानी कह सुनाई और बोला, मैं तो मानता हूँ कि आदमी का इरादा पक्का हो तो उसे कामयाबी जरूर मिलती है। उसके रास्ते में बाधाएं आती हैं पर वे दूर हो सकती हैं। वजीर के लड़के ने कहा, आप सही सलामत हो, साधना की बिना सिद्धि नहीं मिलती। अब उन्होंने फिर आगे का रास्ता पकड़ा। उस नगरी से निकलकर अब खुले मैदान में थे। इधर उधर खेतों में फसल उग रही थी। लोग अपने अपने काम में लगे थे। वे लोग चलते रहे, चलते गए। रास्ते में खेत खलिहानों के अलावा कहीं कहीं हरे हरे बाग और बगीचे मिलते, कहीं नदी नाले, पर उन सबको पार करते हुए निर्विघ्न बढ़ते चले गए। रात होने पर उन्होंने एक आश्रम में शरण ली। उस आश्रम के बाहर एक साधु बैठे थे। सिर पर बड़ी जटाएं, लंबी दाढ़ी, घनी मूछें, भरा चेहरा। राजकुमार का मन हुआ कि रात को वहीं ठहर जाएं। उसने अपने साथी से सलाह ली तो वह भी राजी हो गया। राजकुमार ने तब साधु के पास जाकर कहा, हम मुसाफिर हैं, बहुत दूर से आए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो हम रात को यहीं ठहर जाएं। साधु बोले, यह तो आश्रम है, हर कोई यहाँ रुक सकता है। तुम आराम से ठहरो और जब तक मन करे हमारे साथ रहो। राजकुमार को यह सुनकर बड़ी खुशी हुई। उन्होंने घोड़ों को बांध दिया और आश्रम के एक कमरे में बिस्तर लगाया। खा पी कर बैठे तो साधु महाराज भी वहीं आ गए। बातें होने लगी। साधु महाराज बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति थे। जब वह बोलते थे ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके मुंह से फूल झड़ रहे हों। उन्होंने पूछा, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? राजकुमार ने सारी विस्तार से बता दी और अंत में कहा कि बाबा जी आशीर्वाद दीजिए, हमें अपना उद्देश्य में सफलता प्राप्त हो। बाबा विहल हो उठे और बोले, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा सबके साथ रहता है।
तुम्हारे साथ भी है, पर वत्स तुम्हारा काम तो आकाश से तारे तोड़ लाने के समान है। इतना कहकर बाबा चुप हो गए, फिर बोले, पर मेरे यहाँ से तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। मैं तुम्हें एक ऐसी बबूत दूंगा जिसे खाकर तुम सबको देख सकोगे, पर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। बाबा उठकर गए, लौटे तो उनके पास बबूत थी। उसे राजकुमार को सौंपते हुए बोले, इसे संभाल कर रखना और किसी को मालूम मत होने देना। राजकुमार ने बाबा का आशीर्वाद मानते हुए बबूत ले ली। अब तो धीरे धीरे पद्मिनी के नाकेबंदी को भेदने का रास्ता साफ होता जा रहा था। बाबा कह रहे थे कि जीवन में अपना उद्देश्य ऊंचा रखो और उसे प्राप्त करने के लिए पूरे साहस से काम लो। राजकुमार और वजीर का लड़का उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बाबा के मुंह से निकले एक एक शब्द के पीछे उनका विश्वास था। उन्होंने कहा, तुम लोग 3 दिन यहाँ पर विश्राम करके आगे बढ़ो। कौन जाने आगे की यात्रा अब तक की यात्रा से भी कठिन हो। थके होंगे तो लड़ोगे कैसे? ताजे होंगे तो पहाड़ की चोटी पर सहज से पहुंच सकोगे। राजकुमार को जल्दी थी। उसने ठहरने की आनाकानी की, लेकिन वजीर के बेटे की ने बाबा की बात मान ली। समझाने पर राजकुमार भी सहमत हो गया। वो लोग आश्रम में 4 दिन रहे। इस बीच में बाबा छाया की भांति उनके साथ रहे। उनके पास अनुभवों का अनंत भंडार था। उनका लाभ वह दोनों को देते रहे और अंत में जोर देकर कहा, अपने किए पर अभिमान मत करना, साथ ही अपने मार्ग पर दृढ़तापूर्वक डटे रहना। उन 4 दिनों में बाबा से और आश्रम के जीवन से इतना मिला कि वे कृतकृत्य हो गए। अपने उद्देश्य की सफलता में कोई संदेह नहीं रहा। आश्रम को वे बड़े तड़के रवाना हुए। अभी उनकी मंजिल काफ़ी दूर थी। बिना रुके वे चलते गए। दिन चढ़ आया, सूरज सर पर था। तब वे एक जलाशय के किनारे रुके, स्नान किया, भोजन किया और थोड़ी देर विश्राम करके आगे बढ़े। मौसम अच्छा था, मंद मंद हवा चल रही थी, रास्ता साफ था। राजकुमार ने मार्ग दृश्यों को देखकर वजीर के लड़के से कहा, देखो सब कुछ कितना गतिशील है। सूर्य क्षमता नहीं, पवन रुकती नहीं, पक्षियों का कर्लव गान हमेशा चलता रहता है। आदमी को इससे सीख लेनी चाहिए। वजीर के लड़के ने कहा कि राजकुमार, धरती भी कहाँ रुकती है, हर घड़ी घूमती रहती है। वह रुक जाए तो दुनिया में हाहाकार मच जाए। तुम ठीक कहते हो, राजकुमार ने प्रसन्न मुद्रा में कहा। थोड़ी देर में दिन ढलने लगा। फिर एक घने वृक्ष के नीचे रात को बिताने के लिए वह रुक गए। राजकुमार के मन में विचारों का ज्वार भाटा उठ रहा था। वजीर का लड़का तो सो गया था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर में देखता है कि पेड़ पर एक तोता और एक मैना आकर बैठ गए। उनमें बातें होने लगी। राजकुमार पक्षियों की भाषा जानता था। वह ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। तोते ने कहा, मैना कुछ कहो जिससे रात कट सके। मैना बोली, आप बीती कहूँ या पर बीती? तोते ने कहा, अरे आप बीती तो रोज ही सुनते हैं, आज पर बीती कहो। मैना बोली, इस नगर के राजा के एक लड़की है, बड़ी सुंदर, बड़ी भोली, बड़ी अच्छी है। तोते ने उसकी बात काटकर शरारत से कहा, तुम जैसी? मैना शर्मा गई, बोली, तुम्हें हर घड़ी मजाक सूझता है। तोते ने कहा, अच्छा अपनी बात कहो। मैना बोली, राजकुमारी बहुत दिनों से बीमार है। दुनिया भर का वैद्य उसका इलाज कर चुके हैं, पर वह ठीक नहीं होती। बेचारा राजा परेशान है, उसकी वही एक इकलौती औलाद है। तोते ने कहा, यह तो बड़ी हैरानी की बात है। मैना बोली, हैरानी की बात तो है ही। राजा ने तो यहाँ तक ऐलान करवा दिया है कि जो कोई राजकुमारी को अच्छा कर देगा वह उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देगा। राजकुमारी को पाने के लालच में दुनिया भर के वैद्य आ रहे हैं, पर कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। राजा निराश हो गया है। इतना कहकर मैना की आवाज़ रुक गई। तोता बोला, राजकुमारी की बीमारी को दूर करने का क्या कोई रास्ता है? मैना बोली, रास्ता है। अगर इस पेड़ की जड़ को ले जाए और उसे घिसकर पानी में मिलाकर राजकुमारी को पिला दें तो वह रोग मुक्त हो जाएगी। यह कहकर मैना मौन हो गई और तोता भी कुछ नहीं बोला।
पर राजकुमार उठा और उसने अपने भाले से एक ओर की मिट्टी खोदकर पेड़ की थोड़ी सी जड़ काट ली और आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। सवेरा हुआ, दोनों मित्र उठे और तैयार होकर आगे बढ़ गए। आगे उन्हें वही नगर मिला जिसकी चर्चा मैना कर रही थी। शहर में बार बार मुनादी हो रही थी कि राजकुमारी को जो भी अच्छा कर देगा, राजा उसके साथ राजकुमारी को ब्याह देगा और अपना आधा राज्य दे देगा। राजकुमार ने अपना घोड़ा महल के फाटक पर बढ़ा दिया। वजीर के लड़के ने उसे रोकना चाहा, पर वह कहाँ मानने वाला था। फाटक पर राजकुमार ने अपना घोड़ा रोका तो उसने कहा कि मैं राजकुमारी का इलाज करूंगा। राजकुमार को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा, बड़े से बड़े वैद्य इसका इलाज नहीं कर पाए। तुम क्या मेरी बेटी को ठीक कर पाओगे? राजकुमार कुछ नहीं बोला। उसने थोड़ा सा पानी लेकर उसमें जड़ को घिसा और बेहोश पड़ी राजकुमारी के होठों पर लगा दिया। होठों पर पानी लगा ही था कि राजकुमारी के बदन से कुछ हलचल हुई। राजकुमार ने फिर थोड़ा सा पानी उसके मुंह में डाला तो राजकुमारी थोड़ी देर में आंखें खोल दी। यह देखकर राजा का रोम पुलकित हो उठा। उसने राजकुमार को सीने से लगा लिया। कुछ ही देर में राजकुमारी उठकर बैठ गई और चलने फिरने लगी। अपनी शर्त के अनुसार राजा ने कहा, अब तुम मेरी बेटी को और आधे राज्य को ग्रहण कर सकते हो। राजकुमार ने राजकुमारी के अच्छा हो जाने पर प्रसन्नता करते हुए राजकुमारी को अपनी प्रतिज्ञा बता दी। सुनकर राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके लौटो तो बेटी को साथ ले जाना और मन हो तो यहीं रह जाना। सारे नगर में शोर मच गया। प्रजा ने राजकुमार को घेर लिया। राजा ने बड़ी कठिनाई से लोगों को रोका और बड़े मान सम्मान के साथ विदा करते हुए कहा, यहाँ से 10 कोस दूर पश्चिम में एक बाबा गुफा में रहते हैं, तुम उनसे मिलते जाना, वह तुम्हारी मदद करेंगे। राजकुमार महल के बाहर आया तो वजीर का लड़का उसकी राह देख रहा था। उसे सारा समाचार मिल गया। उसने राजकुमार को सीने से लगाकर कहा, यह चमत्कार कैसे हुआ? राजकुमार ने पिछली रात की सारी घटना सुना दी। इस दुनिया में सचमुच कभी कभी चमत्कार हो जाता है। न हम उस पेड़ के नीचे ठहरते और न ही यह करिश्मा होता। हमें तोता मैना का उपकार मानना चाहिए। राजा ने उन्हें बाबा से मिलने को कहा था। राजकुमार ने उसी दिशा में प्रस्थान किया। 10 कोस पर उसे वही गुफा मिल गई। उसमें बाबा बैठे थे। राजकुमार घोड़े से उतरकर उनके पास गया और उन्हें प्रणाम करके खड़ा हो गया। बाबा आंख बंद किए हुए थे। थोड़ी देर में उन्होंने आंखें खोली। जिज्ञासा का भाव लिए, कैसे आए हो? राजकुमार ने सारा हाल सुना दिया। राजा ने कहा था कि मैं आपके दर्शन करूं। बाबा बड़ी आत्मीयता से बोले, बस तुमने काम बड़ा कठिन और जोखिम भरा उठाया है। राजकुमार ने कहा, बाबा काम कठिन जरूर है, लेकिन आदमी तो बड़ा ही कठिन काम करने के लिए है। बाबा की आंखें चमक उठी और बोले, तुमने ठीक कहा, जो कठिन काम से बचे वह आदमी कैसा। इतना कहकर बाबा ने खड़ाओं की एक जोड़ी उसे देते हुए कहा, इसे पहनकर तुम सहज ही समुद्र को पार कर जाओगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। राजकुमार ने अत्यंत कृतज्ञ भाव से बाबा के चरणों में सिर रखा और बाबा ने उसकी पीठ थपथपाकर उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। पर सहसा एक चिंता ने राजकुमार को आ घेरा। वह तो खड़ाओं की मदद से सागर पार कर लेगा, पर उसके साथी का क्या होगा? उसने वजीर के लड़के से कहा, मित्र, आगे की लड़ाई अब मुझे अकेले लड़नी पड़ेगी। जब तक मैं लौटकर नहीं आऊं तुम यहीं रुके रहना। वजीर का लड़का हतप्रभ रह गया। यह कैसे संभव है? अकेला राजकुमार को कैसे किले को फतेह कर सकेंगे? जब उसने राजकुमार से अपनी आशंका व्यक्त की तो राजकुमार ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, आगे के लिए मेरे पास साधन है। फिर इधर उधर की बातें करते हुए वह आगे बढ़ गए। आगे समुद्र था। सूर्य की प्रथम किरण के फूटते ही पैरों में खड़ाऊं पहनकर सागर के तट पर जा खड़ा हुआ। उसके बाद ज्यों ही उसने पानी में पैर रखा, उसका सारा बदन कांप उठा। लेकिन तभी उसने अनुभव किया कि वह पानी पर ऐसे खड़ा है जैसे धरती पर खड़ा हो। फिर तो वह एक एक कदम आगे रखकर आगे बढ़ने लगा। वजीर का लड़का आश्चर्य से देख रहा था कि पानी पर इस प्रकार कैसे चल सकता है। धीरे धीरे राजकुमार आंखों से ओझल हो गया।
राजकुमार का पूरा दिन सागर पर चलते चलते बीता। समुद्र की छोटी छोटी मछलियां, दूसरे जीव जंतु आते रहे, किंतु उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। कुछ ही दूर से भाग जाते। राजकुमार बड़े आनंद के साथ आगे बढ़ता गया, पर समुद्र पर अंत दिखाई नहीं देता था। पूरा दिन और पूरी रात चलने के बाद अगला दिन आया, तब उसे सागर का किनारा दिखाई पड़ा। वही था सिंहल द्वीप, जिसमें रानी पद्मिनी को पाने के लिए घर से निकला था। उस भूमि को देखकर ही वह रोमांच से भर उठा, लेकिन दूर से ही उसने देखा कि काले काले खूंखार राक्षस द्वीप की रक्षा के लिए खड़े हैं। राजकुमार ने भभूत की डिब्बी खोली और एक चुटकी भभूत मुंह में डाल ली। अब वह सबको देख सकता था। वह बेधड़क राक्षसों के बीच से पहुंच गया। राक्षस बड़े ही डरावने थे। उसके रंग रूप और चेहरे को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनके हाथों में हथियार देखकर प्राण सूख जाते थे। राजकुमार उन सबको देखकर सकपका गया, हालांकि उसे पता था कि कोई भी उसे नहीं देख पाएगा। राजकुमार ने निश्चय किया कि वह पहले शहर का एक चक्कर लगा ले, शहर को अच्छे से देख ले, उसके बाद वह पद्मिनी के महल में जाएगा। वह घूमता रहा। अचानक उसे ध्यान आया कि वह तो अदृश्य बन गया है, पर अपने असली रूप में कैसे आएगा। यह सोचकर उसका मन व्यग्र हो उठा। अब वह क्या करे? उसकी हैरानी बढ़ती गई। अचानक उसे उन बाबा का ध्यान आया जिन्होंने उसे भभूत की डिबिया दी थी। तभी उसे दिखाई दिया कि बाबा उसके सामने खड़े हैं। वह कह रहे थे कि ये लो दूसरी डिबिया, जिसकी भभूत खाते ही तू अपने असली रूप में आ जाएगा। राजकुमार ने खुश होकर दूसरी डिबिया ले ली। बाबा अंतर्ध्यान होते गए। और दूसरी डिबिया का इस्तेमाल होशियारी से करना, यदि लोगों ने देख लिया तो राक्षस तुझे कच्चा खा जाएंगे। अब राजकुमार ने आगे क्या करना है इस बारे में सोचा। सोचते सोचते काला और सफ़ेद बाल निकला। पहले उसने काला बाल जलाया। उस बाल को जलाना था कि राक्षसों की फौज खड़ी हो गई। उसने आदेश दिया कि पहरे के राक्षसों को खत्म कर दो। फिर देखते ही देखते सारे राक्षस धराशायी हो गए। उसने राक्षसों को विदा किया और उसके पश्चात उसने सफ़ेद बाल जलाकर देवों को बुलाया। उनसे कहा, समुद्र के किनारे हीरे जवाहरात तथा नाना प्रकार के आभूषणों से भरा एक जहाज खड़ा कर दो। पलक झपकते ही एक बड़ा सा सुंदर जहाज खड़ा हो गया। उसमें हीरे जवाहरात भरे थे और तरह तरह के आभूषण थे। आभूषण एक से एक बढ़कर थे। यह सब होते ही नगर में खबर फैल गई कि परदेश से एक बहुत बड़ा सौदागर आया है। लोग अचंभे से देखने लगे। यह खबर उड़ती उड़ती राजमहल में पहुंची। पद्मिनी ने यह सब सुना तो उसका मन मचल उठा। उसने कहा, उस व्यापारी को हमारे पास लेकर आओ। तुरंत पद्मिनी के दूत व्यापारी बने राजकुमार को लेकर आए और पद्मिनी ने उसे एक सजे हुए सिंहासन पर विराजमान किया। वह आसन पर बैठ गया तो पद्मिनी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? राजकुमार एकटक उसकी ओर देखते हुए बोला, मैं स्वर्ण भूमि से आया हूँ। पद्मिनी ने कहा, वहाँ क्या करते हो? राजकुमार ने कहा, मैं हीरे जवाहरात का व्यापारी हूँ। पद्मिनी थोड़ा गंभीर होकर बोली, यहाँ कैसे आए हो? राजकुमार बोला, सुना था आप आभूषणों और हीरे जवाहरात की पारखी और प्रेमी हो। पद्मिनी ने कहा कि तुम कुछ आभूषण लाए हो? राजकुमार ने कहा, हाँ, लेकर आया हूँ। पद्मिनी ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ। कल मेरा दूत तुम्हारे पास आएगा, उसके साथ कुछ बढ़िया आभूषण लेकर आना। राजकुमार ने पद्मिनी से विदा ली, लेकिन उसके रूप पर इतना मोहित हो गया कि अपनी सुध बुध खो बैठा। वह मुड़कर पीछे देखता रहा। तभी क्या देखता है कि खड़ाऊ वाले बाबा उसके सामने खड़े हैं और उसकी ओर देख रहे हैं। वे बाबा बोले, क्या तुम अपना उद्देश्य भूल गए हो? ऐसी जगह देरी नहीं करना चाहिए, कौन जाने क्या मुसीबत सिर पर आ जाए। यह चेतावनी देकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। राजकुमार ने सिर झटका और उसने अलमारी खोली तो उसमें से आभूषण निकले। उसने ऐसे आभूषण चुने जिन्हें देखकर पद्मिनी खींच उठे। आभूषण चुनने के बाद उसने सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। अगले दिन जब वह महल पहुंचा तो पद्मिनी इन आभूषणों को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। ऐसे आभूषण उसने पहले कभी नहीं देखे थे।
उनमें से उसने ढेर सारे आभूषण पसंद किए। जब वह उन्हें लेने लगी तो देखे कि वे अधूरे हैं। जोड़ीदार आभूषणों में अधिकांश में एक एक थे। पद्मिनी ने कहा, ये क्या? राजकुमार बोले, अभी तो जहाज पर आभूषणों का भंडार पड़ा है। मैंने सोचा आप अपनी पसंद पूरी कर लेंगी, तब उनकी जोड़ियां पूरी कर दूंगा। पद्मिनी ने खींचकर कहा, यह तुमने क्यों सोचा? राजकुमार बोला, इसीलिए मेरी इच्छा थी कि आप एक बार आभूषणों को सारे भंडार को देख लें। अगर आपको आपत्ति ना हो तो आप स्वयं एक बार जाकर जहाज पर पूरे आभूषण देख लें। इस सुझाव पर राजकुमारी थोड़ा सोच में पड़ गई। अंत में उसने राजकुमार की बात मान ली और वह जहाज पर जाने के लिए राजी हो गई। इसके बाद राजकुमार पद्मिनी ने छुट्टी लेकर अपने जहाज पर लौट आया। नियत समय पर पद्मिनी जहाज पर आ गई। वहां आभूषणों का भंडार था। उन्हें देखने में पद्मिनी इतनी लीन हो गई कि वह समय को ही नहीं पहचान पाई और अपने आप को भी भूल गई। काम निपटाकर जाने को हुई तो राजकुमार ने कहा, अब आप जाओगी कहाँ और कैसे? पद्मिनी चकित होकर बोली, क्यों? राजकुमार बोला, क्यों क्या? देखती नहीं क्या जहाज चल रहा है और हम किनारे से बहुत दूर निकल आए हैं। पद्मिनी पहले तो मजाक समझी, फिर उसने देखा कि जहाज सचमुच चल रहा है। मारे गुस्से के उसका चेहरा तमतमा उठा। वह बोली, तुमने मेरे साथ छल किया है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। राजकुमार हंस पड़ा और बोला, पद्मिनी जी, हम द्वीप की सीमा से बहुत दूर निकल आए हैं। पद्मिनी को लेकर जहाज चल पड़ा। पद्मिनी मछलियों की तरह तड़पने लगी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। राजकुमार ने कहा, घबराओ नहीं, मैं राजगढ़ का राजकुमार हूँ। उसके बाद उसने पद्मिनी को शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी कहानी सुनाई। फिर बोला, तुम्हें पाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं। इस कहानी को सुनकर पद्मिनी अब राहत काफ़ी हद तक महसूस कर रही थी। फिर बोली, इसके लिए इतना कपट करने की क्या ज़रूरत थी? राजकुमार बोला, कपट नहीं किया होता तो क्या तुम राजी से मेरे साथ आती? पद्मिनी ने इसका उत्तर नहीं दिया, पर जो होना था वह हो चुका था। जहाज तेजी से बढ़ रहा था। अचानक जहाज बड़े जोर जोर से हिलोरे लेने लगा। पद्मिनी ने भयभीत होकर राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, समुद्री तूफान आ गया है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। तूफान का वेग घटता जा रहा था। बड़ी बड़ी लहरें आकर जहाज से टकराने लगीं। जहाज डगमगाने लगा। किसी आसन्न खतरे के आशंका से राजकुमार से लिपट गई। राजकुमार ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और उसे भरोसा दिया कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर हंसकर राजकुमार बोला, अब तुम परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारी रक्षा, तुम्हारी जिम्मेदारी अब मेरी है। राजकुमार उसे दुलारता रहा। तूफान का वेग धीरे धीरे शांत हो गया। तब तक पद्मिनी थक चुकी थी और सो गई। राजकुमार की आंख नहीं लगी। अचानक उसे बड़ा धीमा सा स्वर सुनाई दिया। राजकुमार ने विस्मित होकर इधर उधर देखा। जहाज पर उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। फिर वह स्वर किसका था? पता चला एक तोता और एक मैना आपस में बात कर रहे थे। अपनी आदत के अनुसार तोते ने मैना से कुछ कहने को कहा। मैना ने फिर वही बात दोहराई, आप बीती कहें या परबीती? तोता बोला, परबीती। मैना बोली, क्या कहूँ, चारों तरफ दुख ही दुख हैं। इस जहाज पर दो बड़े प्यारे लोग हैं, लेकिन हाय। मैना एकदम खामोश हो गई। फिर उसने कहा, इनकी सांसें गिनी चुनी हैं बेचारे की। तोता बोला, रुक रुक, क्या बोलती है? साफ साफ कहो, इन्हें क्या होने वाला है? मैना बोली, सवेरा होते ही यह जहाज किनारे लग जाएगा, वहाँ वजीर का लड़का मिल जाएगा। उसने इन दोनों के ठहरने की व्यवस्था एक घर में की है। इनको ठहरने के लिए कुछ देर बाद वह घर ढह जाएगा, दोनों उसमें दबकर मर जाएंगे। तोता बोला, यह तो बड़ा बुरा होगा। मैना बोली, अभी इन बेचारों ने दुनिया में देखा ही क्या है, इनके बचने का कोई उपाय नहीं है क्या? तो मैना बोली, ये वजीर के लड़के की बात ना माने और उस घर में ना ठहरे। अगर कोई सुनता हो तो गांठ बांध ले कि अगर ये उस घर में ठहरे तो इनके प्राण किसी भी हालत में नहीं बचेंगे। तोता, इसके बाद तो खैरियत है ना? मैना बोली, कहावत है, मुसीबत कभी नहीं
अकेली नहीं आती, इनकी मुसीबत यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। ये जहाँ ठहरेंगे वहाँ भी एक मुसीबत इनका पीछा कर रही है। तोते ने अधीर होकर पूछा, क्या? मैना बोली, सवेरे उठकर राजकुमारी जैसे ही अपनी जूती में पैर डालेगी वहाँ बैठा सांप काट लेगा। तोते के मुंह से निकला, हे भगवान, क्या उससे बचने का कोई उपाय नहीं? मैना बोली, रास्ता सब चीज़ों का होता है, यदि कोई सुनता है तो सुन ले। राजकुमारी ने सबसे पहले उठे तो सांप को मारकर निकाल दे। तोते ने पूछा, वहाँ से बचने का कोई और उपाय है क्या? वहाँ से बचने के बाद तो फिर कोई बाधा नहीं होगी। मैना बोली, एक और बाधा है। तोता बोला, क्या? इसके बाद वो दोनों एक उड़न खटोले में बैठेंगे। वह उड़न खटोला ऊपर जाएगा, खराब हो जाएगा और नीचे आ गिरेगा, उसमें ये दोनों मर जाएंगे। तोता बोला, तुम्हारी ये बातें सुन सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा है, जल्दी बताओ, इस आफत से बचने का कोई मार्ग है? मैना बोली, अगर कोई सुनता है तो सुन ले, वह उड़न खटोले में ना बैठें। इन सब बाधाओं को पार कर जाने पर इनकी जिंदगी में आनंद ही आनंद है। राजकुमार मैना की एक एक बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने ऊपर आने वाली आपदाओं से वह सिहर उठा, पर बचने के उपाय जानकर उसे बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन मैना का उपकार माना। सवेरा होते ही दोनों पक्षी उड़ गए। किनारा अब दूर नहीं था। अब जहाज किनारे आकर लगा तो राजकुमार ने देखा कि वजीर का लड़का वहां उपस्थित था। राजकुमार ने पद्मिनी से उसका परिचय करवाते हुए कहा, यह मेरा साथी है। सागर की यात्रा आरंभ करने तक मेरे दुख और सुख में इसने बराबर मेरा साथ दिया। वजीर का लड़का पद्मिनी को देखकर गदगद हो गया। उस दिन वहीं रहने के लिए एक भवन की व्यवस्था कर रखी थी। वहां पहुंचने पर राजकुमार को मैना की बात याद आ गई। राजकुमार ने कहा, हमें यहाँ नहीं ठहरना, और कोई भवन देखो। वजीर का लड़का कहने लगा, आपके आने से पहले मैं यहाँ के सारे भवन देख चुका हूँ, यह सबसे अच्छा है। पर राजकुमार ने उसकी एक न सुनी। वजीर के लड़के ने दूसरे भवन की खोज की। दूसरा भवन उस भवन के पास में मिल गया। वो लोग उसमें ठहर गए। बड़ी देर तक राजकुमार उसे अपनी कहानी सुनाता रहा। फिर वो सो गए। आधी रात के बाद जोर से गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। वजीर का लड़का उठकर बाहर गया तो देखा पहला भवन गिरकर मिट्टी में मिल गया। उसने राजकुमार की दूरदर्शी की मन में बड़ी प्रशंसा की। पद्मिनी तो सो गई थी, लेकिन राजकुमार रात भर तारे गिनता रहा। भोर होने पर पहले देखता है कि एक काला विषैला सांप आया, कुंडली मारकर पद्मिनी के जूते में बैठ गया। राजकुमार तो चिंतित होकर उस घड़ी की प्रतीक्षा ही कर रहा था। उसने तलवार निकालकर सांप के 2 टुकड़े कर डाले और बाहर फेंककर पद्मिनी के उठने की राह देखने लगा। थोड़ी देर में पद्मिनी उठी। उसकी थकान दूर हो गई। उसके चेहरे की कांति लौट आई थी। उसने मुस्कुरा कर राजकुमार की तरफ देखा। राजकुमार ने भी बड़े प्यार से उसकी तरफ देखा। अब वजीर का लड़का आगे की यात्रा के लिए उड़न खटोले की विचार करने लगा। एक उड़न खटोला मंगवा भी लिया, लेकिन राजकुमार ने उसमें बैठने से साफ इनकार कर दिया। वजीर के लड़के को बड़ा बुरा लगा। तब राजकुमार ने उसे जहाज से लेकर तोता मैना की सारी बातें बताईं। तब वजीर का लड़का समझ गया। फिर राजकुमार ने वजीर के लड़के को राजगढ़ भेज दिया। वे घोड़े में सवार होकर आगे बढ़े। उड़न खटोले में कुछ और लोग बैठ गए, लेकिन थोड़ी दूर जाकर ही उड़न खटोला धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसमें बैठे सारे लोगों की जान चली गई। अब राजकुमार ने कहा, पद्मिनी, अब हम ऐसे बाबा के आश्रम चल रहे हैं जिन खड़ाओं को पहनकर मैंने सागर पार किया था, वे उन्होंने ही दिए थे। पद्मिनी आश्चर्य कर रही थी कि आखिर राजकुमार ने उस विशाल सागर को कैसे पार किया। अब इसका भेद खुल गया। बाबा का आश्रम कुछ दूरी पर था। राजकुमार ने कहा, हमें देर भले ही हो जाए, पर हम रुकेंगे बाबा के आश्रम में ही। अंत में आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। वे आश्रम पहुंच गए। बाबा कई दिनों से उनकी राह देख रहे थे। बाबा ने बड़े प्यार से कहा, तुम लोग बड़ा सफ़र करके आए हो, थक गए होंगे, कुछ खा पी लो और आराम से सो जाओ। सुबह उठकर राजकुमार ने बाबा को खड़ाऊं लौटा दी और उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ चले। राजगढ़ अभी बहुत दूर था। बाबा के आश्रम से निकलते ही अचानक राजकुमार को उस राजकन्या का ध्यान आया जिसे उसने वृक्ष की जड़ से रोग मुक्त किया था।
राजा ने उससे आग्रह किया था कि वह उसकी घोषणा के अनुसार पुत्री का वरण कर ले और उसका आधा राज्य ले ले। राजकुमार ने अपने घोड़े को उसी नगर की ओर मोड़ दिया और कुछ समय में राजकुमार और पद्मिनी उस नगर में पहुंच गए। राजा राजकुमार के आगमन से बहुत आनंदित हुए। राजकुमार वहां एक दिन ठहरा और राजा का आतिथ्य स्वीकार किया और अगले दिन पद्मिनी और राजकुमारी को साथ लेकर राजगढ़ के लिए रवाना हो गया। उनका अगला पड़ाव अब बबूद वाले बाबा के यहाँ था। मेहमानों का काफिला अब उसी ओर बढ़ रहा था। सभी लोग प्रकृति नज़ारा देख रहे थे। अब आश्रम के नज़दीक पहुंच रहे थे। आश्रम से कुछ दूर पर घोड़ों से उतर गए और वहां से पैदल चलकर पहुंचे। बाबा आश्रम में ही थे। बाबा समझ गए कि यह पद्मिनी है और दूसरी राजकुमारी भी थी। बड़ी आत्मीयता से उन्होंने उनका स्वागत किया और अंदर आश्रम में ले गए। आश्रम में तीनों एक साथ रहे। 3 दिन आश्रम में रहने के बाद उन तीनों ने बाबा से आशीर्वाद लिया और आगे के लिए चल दिए। वो लोग आगे बढ़ते गए। काफ़ी चलने के बाद जब बस्ती की इमारतें दिखने लगी तो राजकुमार ने कहा, यह लो, आ गई वह नगरी जहाँ मैंने एक रात बिताई थी। उसने उसे सारी बात सुना दी। सुनकर पद्मिनी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। यह देखकर राजकुमार ने कहा, पद्मिनी, डरने की कोई बात नहीं, तुम निश्चित रहो। नगरी में घुसकर वे सब जादूगरनी के घर पर गए। आज उस घर में बाहर बुढ़िया नहीं, युवती मिली। राजकुमार को देखते ही दौड़कर उसके पास आई। उसका चेहरा खिल रहा था और बोली, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। फिर पद्मिनी ने उसकी ओर देखा। वाह, यही है पद्मिनी, आओ बहन, हमारे घर आओ। फिर उस युवती ने उन्हें अच्छे अच्छे पकवान खिलाए और उनकी खूब भगत की। अगले दिन उन सभी ने उससे अंतिम विदा ली और राजकुमारी और पद्मिनी के साथ रवाना हो गए। बड़े आनंद के साथ यात्रा आगे बढ़ रही थी। दोपहर हो चुकी थी। राजकुमार ने घोड़े को रोक दिया, एक छायादार वृक्ष के नीचे डेरा डाला, भोजन किया और थोड़ी देर आराम किया और जंगल से होते हुए पूरा जंगल पार किया। अब राजकुमार को अपना एक और वचन पूरा करना था। वह बाग कहीं दूर नहीं था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें बाग का विशाल फाटक दिखाई देने लगा। राजकुमार जैसे ही फाटक के अंदर गया, फाटक बंद हो गया। लेकिन इस बार राजकुमार को पिछली बार की तरह पेड़ पर नहीं चिपना था। परियां आई, राजकुमार से मिली। फिर राजकुमार ने रानी पद्मिनी को सारा परिचय करवाया। यहाँ भी राजकुमार 2 दिन रुका और तीसरे दिन परी राजकुमारी को सबकी आज्ञा लेकर साथ में लेकर चल दिया। अब वह अपने राज्य की ओर चल दिया। राजकुमार जैसे ही अपने महल में पद्मिनी के साथ प्रवेश करने लगा, महल के चारों तरफ बाजे बजने लगे, फूल बरसने लगे। खूब अच्छे से स्वागत किया गया। राजा आकर राजकुमारी को गले लगा लिया और मन ही मन उसकी बहादुरी की प्रशंसा की। राजकुमार राज दरबार का तथा राजकुमारियों का स्वागत महल को देखकर सारी राजकुमारियों को अपने अपने महल क्षण भर के लिए याद आ गए, जिन्हें वे पीछे छोड़ आई थीं। सबसे छोटी भाभी को राजकुमार के सामने आने में थोड़ा संकोच हो रहा था। मिलने जुलने से अवकाश मिलने पर राजकुमार स्वयं भाभी के कक्ष में गया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद मांगने लगा। दोनों की आंखें बहने लगी। भाभी कुछ कहे इससे पहले ही राजकुमार ने कहा, भाभी, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। यदि तुमने मुझे उलाना न दिया होता तो यह हीरे जैसी राजकुमारियां कहाँ मिलती। भाभी के मुंह से भी बस यही निकला। तुमने पद्मिनी को लाकर महल को जगमगा दिया। शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमार के विवाह की तैयारियां होने लगीं। राजकुमार को एक से बढ़कर एक राजकुमारियां मिल गई थी। प्रजा आनंदित थी, राजा खुशी हुआ।